हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 31 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 10 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस वीडियो में हम यहाँ पर 20 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यह चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 3 है। इसमें हम 20 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 20 प्लस एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 46 था, जिसमें पूछा गया कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर मोजेक कब विकसित किया गया, यानी कि जो मोजेक ब्राउजर है इसको कब विकसित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1993 में पहला ग्राफिकल ब्राउजर विकसित किया गया। यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन और इसी से बनता है कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोजेक, यानी कि पहला ग्राफिकल ब्राउजर हमारा मोजेक ही है और इसका आविष्कार 1993 में अमेरिका में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है और आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम का मुख्य घटक नहीं होता है, यानी कि मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम है इसका मुख्य घटक हमारा नेटवर्क नहीं होता है, बल्कि एक कंप्यूटर में यूजर की भी जरूरत होती है, आउटपुट डिवाइस की भी जरूरत होती है और सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है, यानी कि तीनों के तीनों मानव कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन होते हैं, बल्कि नेटवर्क मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का नेटवर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है, यानी कि जो IoT है, IoT में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अगर हम IoT को बनाते हैं तो वहां पर किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो IoT में सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, वाईफाई की भी जरूरत पड़ती है और जो सेंसर लगे होते हैं, क्योंकि मेन काम IoT में सेंसर का ही होता है, सेंसर की भी जरूरत हमको IoT में यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इन सभी चीजों की जरूरत हमको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था, लेकिन जो इसका पहला सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर ए पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका पहला सम्मेलन डार्टमाउथ कॉलेज USA में हुआ, यानी कि डार्टमाउथ कॉलेज है USA में, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्टमाउथ कॉलेज USA, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें पूछा गया है कि IoT में अधिकतम इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल कौन से हैं, यानी कि जो IoT डिवाइस होती हैं वहाँ पर सबसे अधिकतर कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो MQTT दिया गया है ये हमारा लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल IoT में किया जाता है। जिग्बी जो है, जिग्बी का भी यूज IoT में किया जाता है और यहाँ पर जो XMPP दिया गया है इस प्रोटोकॉल का भी यूज IoT में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि MQTT, जिग्बी, XMPP इन सभी का यूज IoT में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, जिसमें पूछा गया है कि पहला IoT डिवाइस कौन सा था, यानी कि सबसे पहला ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें IoT विकसित किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पहला IoT डिवाइस कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ATM मशीन, यानी कि ATM मशीन हमारा सबसे पहला IoT डिवाइस था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ATM मशीन जो है ये हमारा पहला IoT डिवाइस था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को WAN से जोड़ती है, यानी कि जो IoT उपकरण होते हैं उनको वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ती है। तो इनमें से कौन सी लेयर है, वो हमारी इंटरनेट लेयर होती है या नेटवर्क लेयर होती है या एप्लीकेशन लेयर होती है या फिर सेंसर लेयर होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नेटवर्क लेयर होती है, नेटवर्क लेयर WAN से जोड़ती है जो भी IoT उपकरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसमें पूछा गया है कि IoT में IEEE 802.15.4 प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी कि जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें IEEE 802.15. प्रोटोकॉल का काम क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग में इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जो वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग होता है वहां पर इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान है, ये प्रोटोकॉल जो है जिगबी प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है, यानी कि जो जिगबी प्रोटोकॉल होता है ये उसका मानक प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आप क्रिप्टो करेंसी को कहां पर रख सकते हैं। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसको हम कहां पर रख सकते हैं। तो थोड़ा यहां पर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये हमारा एक प्रकार का डिजिटल टोकन होता है, या फिर इसको हम एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं, जो लोगों को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से एक दूसरे को सीधे भुगतान करने की अनुमति देती है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी का कोई कानूनी या आंतरिक मूल्य नहीं है, वह केवल उतने ही मूल्य के हैं जितने लोग बाजार में उनके लिए भुगतान करने को तैयार होते हैं। यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी का कानूनी या आंतरिक रूप से कोई मूल्य नहीं होता है, और यह हमारा एक प्रकार का डिजिटल टोकन होता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, जो क्रिप्टो करेंसी है इसको हम कहाँ पर रख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को हम बैंक में भी नहीं रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क यानी इस मेमोरी में भी नहीं रख सकते हैं, पॉकेट में भी नहीं रख सकते हैं। तो इसको जो हम रख सकते हैं वॉलेट में रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें पूछा गया है कि 3D प्रिंटिंग तकनीक के आविष्कारक कौन हैं। यानी कि जो 3D प्रिंटिंग है इसका आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चौक हल के माध्यम से 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, जिसमें पूछा गया है NLP का पूरा नाम क्या है। यानी कि NLP का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NLP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का पूरा नाम है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें पूछा गया है कि RPA का पूरा नाम क्या होता है। यानी कि जो RPA है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 57 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये RPA का फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में तो हमने डिटेल में ही डिस्कस किया है क्या है। यह एक प्रकार की ऐसी तकनीक है जिसका यूज रोबोट बनाने में किया जाता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यह इसका फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें पूछा गया है कि प्रथम AI प्रोग्रामिंग भाषा है। यानी कि ऐसी कौन सी भाषा है जो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा जो है यह AI में सबसे पहले यूज की गई थी, इसीलिए इसको प्रथम AI प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन वह स्वयं आउटपुट की व्याख्या कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी AI सिस्टम। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम AI के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी कि वहाँ पर केवल हम थोड़ा सा मैटर टाइप कर देंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका जो भी आउटपुट होगा हमको मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AI सिस्टम। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा लाभ है। यानी कि जो AI है इसका लाभ क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, सुरक्षा प्रदान करने में
मदद करता है, सोचने की क्षमता रखता है, इसलिए काम को आसान बनाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीनों लाभ हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या किसी भी समस्या का हल निकालने में टाइम कम लेता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी कि सिक्योरिटी भी देता है और सोचने की क्षमता रखता है, कोई भी काम हो उस काम को आसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसमें पूछा गया है कि लिस्प किसके द्वारा बनाया गया, यानी कि जो प्रथम एआई हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है लिस्प, इसको किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 का जॉन मैकार्थी। यानी कि जो जॉन मैकार्थी हैं इन्होंने एआई का आविष्कार किया और एआई का जब आविष्कार किया था तो वहाँ लिस्प लैंग्वेज को उपयोग करके वहाँ पर एआई को बनाया गया था। तो इसीलिए लिस्प लैंग्वेज का जो आविष्कार है जॉन मैकार्थी ने ही किया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, जिसमें पूछा गया है कि 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ किया गया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में जब विकसित किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा, तो इसका जो प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ पर हुआ, यानी कि सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन को तो अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर ए डार्टमाउथ यूएसए में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डार्टमाउथ। और एआई को 1956 में विकसित किया गया था जॉन मैकार्थी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सा शाखा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मशीन लर्निंग हो जाएगा। मशीन लर्निंग जो है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें पूछा गया है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए। यानी कि जो आईओटी है, आईओटी में किन चीज़ों का हमें डर रहता है और उन पर विचार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें प्राइवेसी की भी और सिक्योरिटी की भी अभी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई पूरी तरीके से सिक्योरिटी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट पर हमको प्राइवेसी और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान होता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जिससे मनुष्य उस चीज़ को आसानी से पढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि IELP जो है यह ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जिन्हें मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो। और IELP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग होता है। और SSC एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इंडक्टिव लॉजिक प्रोग्रामिंग ये IELP का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, जिसमें पूछा गया है कि बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है। यानी कि जो यहाँ पर बिटकॉइन दिया गया है यह किस ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन है यह पब्लिक ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, ना कि पब्लिक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें पूछा गया है कि बिटकॉइन का निर्माण किसने किया। यानी कि जो बिटकॉइन है यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है, तो बिटकॉइन का निर्माण किसने किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सातोशी नाकामोटो हैं इन्होंने बिटकॉइन का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया। तो सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन का एक अनुप्रयोग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो बिटकॉइन होती है यह एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी ही होती है और ब्लॉकचेन का ही अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, जिसमें पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में
कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI शब्द गढ़ा, क्या आप उस प्रोफेसर का नाम बता सकते हैं? यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें ये पूछा गया है कि 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का आविष्कार किया तो कौन है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकॉर्थी। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, लेकिन हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है कि जो AI शब्द है इसको 1956 में जॉन मैकॉर्थी के द्वारा डार्टमाउथ कॉलेज में विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन मैकॉर्थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, जिसमें पूछा गया है कि AI शोधकर्ता जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का सह लेखन किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एड फेरिगेनबॉम इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5वीं पीढ़ी की हैंडबुक दोनों का सह लेखन किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एड फेरिगेनबॉम ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो मनुष्य की विचार प्रक्रियाओं को अनुकरण करता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मनुष्य की विचार और प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मनुष्य की विचार और प्रक्रियाओं पर अनुकरण करता है। एक्सपर्ट सिस्टम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है कि पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या है? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे पहले IoT बेस पर बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी ATM, जो ATM मशीन होती है या पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, जिसमें पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है जहां पर हमारा डिजिटली रूप से डेटा स्टोर होता है, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज, या ऑप्शन नंबर सी स्केलेबिलिटी, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में एक सिक्योरिटी पार्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सिक्योरिटी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है चेहरा पहचान प्रणाली पर आधारित है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा AI है जो चेहरा पहचान प्रणाली के अंतर्गत आधारित होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्लाइड AI, यानी कि अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यह चेहरा पहचान प्रणाली पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा IoT का अंग नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो IoT का अंग नहीं है? तो IoT में क्या होते हैं? प्यूपिल यानी लोग भी होते हैं, उसमें प्रोसेसिंग भी होती है, उसमें कनेक्टिविटी भी है, लेकिन अभी सही तरीके से सिक्योरिटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। IoT का जो अंग है यह सिक्योरिटी नहीं होता है, बल्कि प्यूपिल यानी लोग भी होते हैं, कनेक्टिविटी भी होती है, प्रोसेसिंग भी होती है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें पूछा गया है सिस्टम ऑप्शन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। यानी कि जो सिस्टम ऑप्शन है इसके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम जो है यह सिस्टम ऑप्शन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, जिसमें पूछा गया है कि IT एक्ट 2000 कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि IT एक्ट 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। 17 अक्टूबर 2000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक प्रकार की तकनीक है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसी को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जाना जाता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की तकनीक होती है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यह एक प्रकार की तकनीक ही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है P2P का
क्या अर्थ है, यानी कि जो यहाँ पर P2P दिया गया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पीयर टू पीयर P2P का फुल फॉर्म है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयर टू पीयर या P2P का फुल फॉर्म होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें पूछा गया है कि ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में क्या होता है, यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें जो ब्लॉक होते हैं उसमें क्या शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक है उसमें हमारे हेडर भी होते हैं और ट्रांजेक्शन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडर एंड ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में शामिल होते हैं, हेडर एंड ट्रांजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड टोटल इस वीडियो में 80 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 10 है यह ट्रिपल का लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस चैप्टर की जो आंसर की है आपको नीचे मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग आंसर की मैच कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया गया है, क्योंकि जो नोट्स होते हैं नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों को जो भी उचित लगे 150-200 रुपये आप लोग पे कर सकते हो, अगर आप लोग सक्षम हो। धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो ट्रिपल का सिलेबस होता है, ट्रिपल के सिलेबस में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो भी PDF नोट्स हैं आपको PDF नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और ट्रिपल की जो तैयारी है इसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।